हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगर किसी व्यक्ति को हेमोरेजिक स्ट्रोक है यानी ब्रेन में ब्लीडिंग होने की वजह से लकवा हुआ है या इस्केमिक स्ट्रोक है यानी ब्रेन में क्लॉटिंग होने की वजह से लकवा हुआ है, तो ये दोनों ही तरह के लकवों में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें। क्लिनिकल फीचर्स के बेसिस पे क्या डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स है जहां हम पता कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को ब्लीडिंग है या क्लॉटिंग है। हालांकि फाइनल डिफ्रेंशिएशन तो डेफिनेटली सीटी स्कैन या एमआरआई पे ही होगा, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस जजमेंट में हमारी मदद करते हैं और ये पॉइंट्स हमारे लिए क्यों रेलेवेंट है, ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे। ओवरव्यू पर और मैनेजमेंट डिसीजंस पर हमने एक सेपरेट वीडियो किया है, वो आप ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले बात करेंगे इस्केमिक स्ट्रोक के बारे में। इस्केमिक स्ट्रोक सबसे ज़्यादा कॉमन तरीके का स्ट्रोक है। 85% ऑफ होने वाले जो स्ट्रोक है या लकवे हैं वो इस्केमिक टाइप के होते हैं, यानी कि ब्रेन में कोई नली क्लॉट हो जाती है जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर एरिया का ग्लूकोज ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है, वो एरिया डेड होना चालू हो जाता है। इसे बोलते हैं इस्केमिक स्ट्रोक। ज़्यादातर इसका प्रोग्रेशन काफ़ी स्लो होता है, धीरे धीरे करके होता है और ज़्यादातर इसमें जो ब्रेन में डिफिसिट्स है यानी एक हाथ एक पाँव की कमज़ोरी होना, सुनपना होना, बोलने में तकलीफ आना, ज़बान का लड़खड़ाना, चलने में दिक्कत आना, ब्रेन में कन्फ्यूजनल स्टेट डेवलप होना, दिखाई देने में तकलीफ आना, चक्कर आना, बैलेंस नहीं बनना, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। ज़्यादातर इसके सिम्टम्स उस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि जिस पार्ट का लकवा हुआ है, यानी आगे के ब्रेन का अगर लकवा हुआ है तो अलग सिम्टम्स डेवलप होंगे, मिड ब्रेन का हुआ है तो अलग सिम्टम्स होंगे, पीछे के ब्रेन का अगर लकवा हुआ है तो अलग तरह के सिम्टम्स होंगे, ब्रेन स्टेम का अगर लकवा हुआ है तो अलग तरह के सिम्टम्स होंगे। यानी कि जिस तरह का लकवा है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा एरिया डैमेज हुआ और उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि पेशेंट को सिम्टम्स या फीचर्स क्या देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर इसके रिस्क फैक्टर्स में बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, एट्रियल फिब्रिलेशन, वाल्व की प्रॉब्लम, ये सारे इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से किसी को क्लॉटिंग वाला लकवा होता है। ज़्यादातर क्लॉटिंग वाले लकवे को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। थ्रोम्बोटिक यानी ब्रेन में अगर कोई जगह पे जहाँ पे नली है वहाँ डायरेक्टली अगर थ्रोम्बस या क्लॉट बन जाए तो उसको थ्रोम्बोटिक एक्लूजन बोलते हैं या थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक बोलते हैं। और एम्बोलिक यानी कि ब्रेन में अगर कोई जगह पे लकवा हुआ है, वहाँ क्लॉट कहीं और से गया है, यानी हार्ट में से कोई क्लॉट या कोई नली में से क्लॉट निकल के ब्रेन में गया और वहाँ पे नली को चोक कर दी, उसको एम्बोलिक स्ट्रोक बोलते हैं। तो थ्रोम्बोटिक और एम्बोलिक स्ट्रोक ये दो तरीके के टाइप्स होते हैं। हालांकि दोनों का ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी लगभग सेम होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कहाँ से लकवा हुआ, क्यों हुआ, उसको जो ट्रीटमेंट का स्ट्रैटेजी होता है लॉन्ग टर्म फॉलोअप में वो डिफरेंट होता है। तो ये दोनों का डिफरेंस को भी समझना ज़रूरी है। इसके अलावा एक होता है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, जिसमें 24 घंटे के ड्यूरेशन में पेशेंट को ब्रेन के स्ट्रोक के फीचर्स आएंगे, थोड़े बहुत सिम्टम्स आएंगे, उसके बाद वो अपने आप चले जाते हैं। इसमें ब्रेन को कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता, बेसिकली इसको एक मिनी स्ट्रोक या लकवे का ट्रेलर मान सकते हैं। ये भी काफ़ी लोगों में होता है, पर ये भी ज़्यादातर इस्केमिक स्ट्रोक में देखने को मिलता है, हेमोरेजिक स्ट्रोक में नहीं होता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी में दोनों के डिफरेंस है। इसमें खून पतला करने की दवाइयाँ दी जाती है, ब्रेन में अगर कोई क्लॉट हो गया तो उसको कैथेटर द्वारा निकाला जाता है। ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस है ये एक सेपरेट वीडियो में हमने डिस्कस किया है। अब आते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे, यानी हेमोरेजिक स्ट्रोक यानी ब्लीडिंग वाले लकवे के बारे में। ब्लीडिंग वाला लकवा कंपैरेटिवली बहुत जल्दी डेवलप होता है, क्लॉटिंग वाला लकवा धीरे धीरे डेवलप होता है। ब्लीडिंग वाले लकवे में आपको जो फोकल साइंस मिलेंगे वो एक लोकलाइज एरिया में नमनेस व सुनपना मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें आपको पैरालिसिस और ये जो है बहुत जल्दी डेवलप होगा। बाकी सारे फीचर्स जैसे दिखने में कमी होना, अगर धुंधलापन दिखना या चक्कर आना या वॉमिट होना, ये सारे फीचर्स मिल सकते हैं, लेकिन बहुत रैपिडली बढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। और साथ में होगा सीवियर हेडेक। सीवियर हेडेक अगर किसी व्यक्ति को हो रहा है जो कि पहले नहीं हुआ था, बहुत सीवियर अगर हेडेक अगर हो रहा है, अनबेरेबल हेडेक जिसे कह सकते हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो वो ब्लीडिंग वाले स्ट्रोक को फेवर करेगा। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट यानी हाथ पाँव का सून पड़ना, ये दोनों ही लकवों में हो सकता है। हालांकि दोनों का प्रोग्रेशन का रेट कंपेरेटिवली हेमोरेजिक में ज़्यादा फास्ट होगा और इस्केमिक में थोड़ा स्लो होगा। वॉमिट होना या वॉमिट जैसा लगना या प्रोजेक्टाइल वॉमिट होना, यानी वॉमिट जो दूर की तरफ जाए, दूर की तरफ गिरे, ये ज़्यादातर आपको हेमोरेजिक स्ट्रोक में ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये साइन होता है ब्रेन के प्रेशर के बढ़ जाने का और वो ज़्यादातर ब्लीडिंग में होता है, क्लॉटिंग वाले स्ट्रोक में कम होगा। इसके अलावा अनकॉन्शियसनेस या ऑल्टर्ड सेंसोरियम होने का चांस हेमोरेजिक स्ट्रोक में ज़्यादा होगा, इस्केमिक स्ट्रोक में कम होगा। यानी व्यक्ति बेहोश अगर हो जा रहा है तो वो ज़्यादातर ब्लीडिंग वाले स्ट्रोक को फेवर करेगा, क्लॉटिंग वाले स्ट्रोक को कम फेवर करेगा। बेहोश होने का चांस कंपैरेटिवली इसमें ज़्यादा रहता है। रिस्क फैक्टर्स की अगर बात करें तो पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर का हिस्ट्री होगा, ब्रेन के कोई अन्यूरिज्म या आर्टेरियोवेनस मैलफॉर्मेशन का फीचर्स होंगे। हालांकि अन्यूरिज्म और आर्टेरियोवेनस मैलफॉर्मेशन के लिए कोई जांचें जब तक पहले से ना कराई जाए तब तक ज़्यादा पता नहीं चलता है, पर हाँ अगर ऐसा है
तो वैसे व्यक्ति को ब्लीडिंग होने का चांस ज़्यादा है। हेमरेज वाले पेशेंट में बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, तो इंट्रासेरेब्रल हेमरेज होगा यानी ब्रेन के पैरेन्काइमा के अंदर ब्लीडिंग होगा, या उसके सराउंडिंग मेम्ब्रेन्स के अंदर ब्लीडिंग होगा, जिसे सब अरेक्नॉइड हेमरेज बोलते हैं। ये 2 कॉमन टाइप होते हैं। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट्स में रेज्ड इंट्राक्रेनियल फीचर्स ज़्यादा मिलेंगे, यानी ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाने के फीचर्स ज़्यादा मिलेंगे। पेशेंट बहुत जल्दी अनकॉन्शियस हो जाएगा, उसको मिर्गी वगैरह आ सकती है, या ब्रेन स्टेम हर्निएशन की वजह से तुरंत मृत्यु हो सकती है। तो अगर कोई पेशेंट सडन अनकॉन्शियस होता है और तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है, बहुत जल्दी उसकी डेथ होती है, तो उसमें ब्रेन का ब्लीडिंग इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है। यदि ब्रेन में कुछ हुआ है तो ये बहुत जल्दी प्रोग्रेस करने वाला लकवा माना जाता है। ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी इसमें ये है कि आपको अगर ब्लीडिंग हुई है तो उसे रोकना पड़ेगा। अगर कोई ब्लीडिंग एक्चुअल में हुई है, उसको अगर प्रेशर बढ़ गया तो प्रेशर को कम करना पड़ेगा, या इंजेक्शन देके या अलग अलग क्रेनियोटोमी सर्जरीज वगैरह करके आपको उस ब्लड को निकालना पड़ेगा। ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी में दोनों में क्या डिफरेंस होता है इस्केमिक और हेमोरेजिक स्ट्रोक में, ये एक सेपरेट वीडियो में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर कोई लकवा बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है और अगर पेशेंट को साथ में अनकॉन्शियसनेस हो रही है, मिर्गी हो रही है, ऑल्टर्ड सेंसोरियम हो रही है, तो वो ब्लीडिंग की तरफ फेवर करेगा। जबकि एक हाथ एक पाँव सुन्न हो रहा है, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है लकवा, अनकॉन्शियसनेस वगैरह नहीं हो रही है, तो वो ज़्यादातर इस्केमिक स्ट्रोक को फेवर करेगा। सिवियर हेडेक जो है वो ब्लीडिंग को फेवर करेगा, और अगर हेडेक नहीं है या कम है तो वो इस्केमिक स्ट्रोक को फेवर करेगा। हालांकि दोनों ही तरह के लकवे में फाइनल डिफरेंशिएशन जो है वो सीटी स्कैन या एमआरआई के बेसिस पे ही होता है। रिस्क फैक्टर्स और ये सब चीज़ों से, क्लिनिकल फाइंडिंग से आपको थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ों से आपका फाइनल एक्यूरेट डायग्नोसिस नहीं बनेगा। इसलिए ट्रीटमेंट चालू करने से पहले सीटी और एमआरआई करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आपने गलत कारणों से लकवे में गलत ट्रीटमेंट दे दिया, यानी ब्लीडिंग वाले लकवे में खून पतला करने का दवा दे दिया, या क्लॉटिंग वाले लकवे में आपने खून गाढ़ा करने का दवा दे दिया, हालांकि गाढ़ा करने वाला दवा यूजली नहीं देते हैं, अगर आपने ऐसा कुछ गलती कर दी तो उल्टा असर पड़ेगा और कंडीशन बिगड़ सकती है, खासकर ब्लीडिंग वाले केस में। तो इसलिए ये डिफरेंस को करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि फाइनल डिफरेंशिएशन तो सीटी या एमआरआई पे ही होगा, पर क्लिनिकली भी अगर आपको समझ में आए तो आपको एटलीस्ट मैनेज करना थोड़ा ईजी होगा। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, इस्केमिक और हेमोरेजिक स्ट्रोक में क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा